हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा टॉपिक होगा बाल मनोविज्ञान। और इसके अंतर्गत हम जानेंगे बालक की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में। बालक की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं या कितनी अवस्थाएं होती हैं, किस अवस्था को कब से कब तक निर्धारित किया गया है, और बालक का विकास किस प्रकार होगा, भाषा सिद्धांत क्या है, विकास के सिद्धांत क्या हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं मानव विकास के बारे में। तो मानव का विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं होती हैं। बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता है, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती रहती है। इन्हें मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। आगे देखते हैं। अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली अवस्था होती है जन्म से 5 वर्ष तक या 6 वर्ष तक मानी जाती है। और दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था। ये 6 वर्ष से 12 वर्ष तक या 5 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। अगली आती है किशोरावस्था। यह अवस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक मानी जाती है। आगे चलते हैं। अब पहली अवस्था की बात करते हैं, शैशवावस्था। इस अवस्था को 0 से 2 वर्ष में बालक की क्या गतिविधियां रहती हैं, या 1 माह से 2 वर्ष के बीच में क्या बालक में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, शारीरिक, गत्यात्मक या स्नायविक विकास। तो इसके बारे में जानते हैं। 2 वर्ष में उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन बड़ी तेजी से आते हैं। रेंगना, खिसकना, बैठना, चलना और बोलना। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि बालक जो है जब छोटा होता है तो वो किसी चीज के सहारे वो खड़े होने की कोशिश करता है, चलने की कोशिश करता है, या किसी ऐसे दृश्य को देख के वो हंसने लगता है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी करता रहता है, जिन्हें स्पष्टता नहीं देखा जा सकता है। मतलब कुछ बालक में ऐसे भी परिवर्तन होते हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता है। प्रत्येक शिशु अपने ढंग से अपनी गति एवं सीमा में विकसित होता है। शिशु की आयु वृद्धि के साथ ही उसकी वैयक्तिकता अधिक नियमित एवं सुस्पष्ट होती जाती है। ये था शैशवावस्था। अब बात करते हैं बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में सामाजिक, संवेगिक एवं व्यक्तित्व सामाजिक, संवेगिक एवं व्यक्तित्व का विकास होता है। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं बाल्यावस्था के अंतर्गत, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था क्या होती है और पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले उत्तर बाल्यावस्था क्या होती है। उत्तर बाल्यावस्था का प्रारंभ 6 वर्ष की आयु से होता है तथा वयस्संधि के प्रारंभ अर्थात 12 वर्ष तक चलता है रहता है। बालक स्कूल में प्रवेश पा चुका रहता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, अक्सर हम लोग स्कूल में जब एडमिशन होता है बच्चे का तो उसकी एज ली जाती है 6 वर्ष की, तभी सरकारी स्कूल में एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था का तात्पर्य यही है कि जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उस अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था मान लेते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था मतलब उत्तर बाल्यावस्था से पहले की अवस्था होती है, जो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक मानी जाती है। और उससे पहले वाली अवस्था 0 से 2 वर्ष वाली शैशवावस्था हो जाती है। तो पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है, 2 से 6 वर्ष की आयु पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है, जिसमें बच्चे की आत्मनिर्भरता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। यह अवधि पाठशाला में प्रवेश की होती है। और किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है, तो किशोरावस्था के बारे में जानते हैं। किशोरावस्था एडोलेसेंस नामक अंग्रेजी शब्द का हिंदू रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता। बालक जब परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है, इस समय बच्चे न छोटे बच्चों की श्रेणी में आते हैं, ना ही बड़े, या अपने शब्दों में कहें तो ये छोटे
से बड़े बनने की प्रक्रिया की समयावधि से गुजरते रहते हैं। किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष के बीच की मानी जाती है। कुछ वैज्ञानिक इसे तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था भी मानते हैं। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरी में नाना प्रकार के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। तो इनमें परिवर्तन कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? किशोर की वाणी में कसरता एवं किशोरी की वाणी में कोमलता और मिठास आ जाती है। अर्थात कि जो बच्चे होते हैं उनमें लड़कों में थोड़ा कठोरता आ जाती है भाषा में, और जो लड़कियां होती है उनकी भाषा में या बोलचाल में कोमलता आ जाती है और मिठास आ जाती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, किशोर एवं किशोरी की हड्डियां सुदृढ़ होने लगती हैं और ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है, कद लंबा हो जाता है। किशोरियों में शरीर की गोलाई प्रदान करने के लिए अधिक वसी ऊतक व त्वचा के नीचे के ऊतक विकसित होते हैं, जबकि किशोरों में मांसपेशियों का विकास होता है, जिससे लड़कों को भारी श्रम करने में मदद मिलती है। अब बात करेंगे विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला सिद्धांत आता है, इसकी वृद्धि और विकास की अवधारणा किसने दिया था? जीन पियजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वैयक्तिक भिन्नताएं और समावेशी शिक्षा आदि है। अब बात करते हैं विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो विकास के सिद्धांत की बात करें तो विकास की प्रक्रिया एक जटिल एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। यह विकास की प्रक्रिया अनियमित रूप से नहीं बल्कि धीरे धीरे, किसी भी चीज का विकास हो धीरे ही धीरे होता है। तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया कह सकते हैं। क्रमबद्ध व निश्चित समय पर होती है। धीरे धीरे उसका लंबाई, भार, क्रियात्मक क्रियाएं, प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक समायोजन आदि का विकास होता है। अध्यापकों को उस आयु के सामान्य बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक परिपक्वता स्तर का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वे बालकों को सही दिशा प्रदान कर सकें। अब बात करते हैं विकास का पहला सिद्धांत क्या है। तो पहला सिद्धांत है विकास का निरंतरता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। बल्कि वैज्ञानिक तरीके से देखें तो विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। कहाँ से शुरू हो जाती है? माँ के गर्भ से ही बच्चे के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और दूसरा सिद्धांत आता है हमारा एक रूपता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नतरण कितनी भी हो, लेकिन एक रूपता विकास के क्रम में के संदर्भ में होती है। उदाहरण से हम देख सकते हैं कि बालकों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होगा, चाहे वे बच्चे किसी भी देश के हों। बच्चों का शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम में ही होगा, अर्थात वह शरीर से प्रारंभ होता है। अब बात करते हैं तीसरे विकास के सिद्धांत की। इसमें मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत। मूर्त से अमूर्त का, मूर्त मतलब किसी चित्र से, या कह सकते हैं कोई वस्तु हो। मानसिक विकास की शुरुआत भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करने से होता है, जो कि तुम्हारे सामने अर्थात बालक के सामने दिखाई देती है, वो सारी चीजें मूर्त होती हैं। और जो चीजें नहीं दिखाई देती वो अमूर्त हो जाती हैं। जो वस्तुओं को देखने के सिद्धांत का अनुकरण करता है, जो अमूर्त रूप में होती हैं और बालक इसके
प्रभाव व कारण को समझने का प्रयास करता है। जो चीजें अमूर्त होती हैं उनको बालक समझने का प्रयास करता है, और जो दिखाई देता है वो प्रत्यक्ष होता है बालक के लिए। और एकीकरण का सिद्धांत की बात करते हैं, अगला सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को, उसके बाद उसके विशिष्ट भागों को चलाना व प्रयोग करना सीखता है, और बाद में उन भागों का एकीकरण करना सीखता है। जैसे पहले बच्चा पूरे हाथ को क्या करता है, पूरे हाथ को, और बाद में उसकी अंगुलियों को हिलाने का प्रयास करता है। अब बात करते हैं सिद्धांत नंबर 5 की। तो पांचवा सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट के विकास का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य बातों की और बाद में उन सभी सामान्य बातों को मिलाकर एक विशिष्ट सिद्धांत बनाना सीखता है। जैसे बच्चा पहले व्यक्ति का नाम, स्थान और वस्तु का नाम जानता है, और बाद में जानता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं। इस प्रकार बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला विकास का सिद्धांत है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत किस प्रकार है। शिक्षा मनोविज्ञान में देखा जाता है कि मनोवैज्ञानिक वैयक्तिक भिन्नताओं के सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानते हैं। सभी वर्गों की विशेषताएं अलग अलग होती हैं, और इन आयु वर्गों के व्यवहारों में अंतर पाया जाता है। जुड़वा बच्चों में भी वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। मतलब जुड़वा जो बच्चे होते हैं उनमें वैयक्तिक भिन्नता बिल्कुल पाई जाती है। दोनों बच्चों में दोनों का नेचर अलग हो सकता है, बात करने का तरीका अलग हो सकता है, बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। किसी के लंबाई में वृद्धि हो सकती है, कोई छोटा हो सकता है। तो अगला हमारा जो सिद्धांत होगा वो होगा वातावरण वंशानुक्रम के परिणाम का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत क्या है, तो वंशानुक्रम को बच्चे के व्यक्तित्व को नींव माना जाता है। वंशानुक्रम को बच्चे के व्यक्तित्व को नींव माना जाता है, और वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभाव को विकास के सिद्धांत से अलग अलग नहीं किया जा सकता है। बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम व वातावरण दोनों को संयुक्त परिणाम होता है, ऐसा कई अध्ययनों से पता चलता है। अब आठवां सिद्धांत क्या है, संपूर्ण विकास का सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। सर्वांगीण विकास अर्थात प्रत्येक दिशा में बालक का विकास होना चाहिए। बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सारा विकास होना चाहिए बालक का। आगे बात करते हैं जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, संवेगात्मक, मनोगत्यात्मक विकास सभी पक्ष सम्मिलित कर लिए जाते हैं। इन दृष्टिकोण से देखा जाए तो अध्यापक को बालक के सभी पक्षों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। अगला आता है हमारा परिपक्वता व अधिगम का सिद्धांत। इसके अंतर्गत वृद्धि और विकास की प्रक्रिया वास्तव में परिपक्वता और अधिगम का विकास ही होता है। परिपक्वता से वृद्धि व विकास दोनों प्रभावित होते हैं। बालक किसी भी कार्य को करने में परिपक्वता ग्रहण कर लेता है, और यही परिपक्वता अन्य कार्यों को करने में बालक की मदद करती है। पुनर्बलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा जैसे जैसे अपना विकास करता है वह अधिगम करता है। इस सिद्धांत में पियाजे का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है कि जैसे जैसे बालक की वृद्धि विकसित होती है वैसे वैसे उसके अधिगम का दायरा भी बढ़ता है। अब बात करते हैं भाषा विकास की। तो बुद्धि के चरम विकास के फलस्वरूप बालक की भाषा की समझ, शब्द भंडार, शब्दों के संक्षिप्त रूप
प्रयोग आदि पर सीधा असर पड़ता है। बालक का शब्द ज्ञान लगभग 4000 से 5000 शब्दों तक हो सकता है। अपने विचारों की धारा प्रवाह अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अब बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। तो इस अवस्था में किशोरों की सोच अमूर्त हो जाती है। वे घटनाक्रम व परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं। प्रायः किशोर किसी स्थान पर बैठकर नाना प्रकार के दिवास्वप्न देखता है। काल्पनिक जगत में विचरण करने के कारण इनकी प्रवृत्ति अंतर्मुखी रहती है। साहित्य, कला, संगीत के प्रति रुचि बढ़ जाती है। और भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत सिद्धांत के अनुसार भाषा तथा उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। शिक्षण प्रणाली का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। अगला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। क्या या प्रमुख शिक्षा शास्त्री ने जैसे फ्रॉबेल, डीवी, जॉन डीवी और मरिया मॉन्टेसरी ने इस सिद्धांत पर बल दिया है। भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील रहना आवश्यक होता है। इससे छात्रों की अध्ययन में रुचि बढ़ती है, जैसे कि प्रश्न पूछना, मौखिक व लिखित कार्य करना। अगला सिद्धांत है अभ्यास का सिद्धांत। इसके अंतर्गत व्यक्ति जिस कार्य को बार बार करता है उसे शीघ्र सीख जाता है एवं जिस प्रक्रिया को बहुत समय तक नहीं करता उसे भूलने लगता है। अतः भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए नए शब्दों को बोलने का अभ्यास करना चाहिए। समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत क्या है? मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिसमें उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होता है। अतः शिक्षकों को पढ़ाते समय उसे छात्रों के जीवन से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे छात्र उसे शीघ्र ग्रहण कर सकते हैं। अगला है हमारा सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक बालक एक दूसरे के भिन्न होता है। वो प्रत्येक बालक एक दूसरे के भिन्न होता है। कक्षा में प्रत्येक बालक एक दूसरे के भिन्न होता है। कक्षा में छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। इसीलिए व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण करना चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनका निवारण करने का प्रयास भी करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला आता है हमारा सिद्धांत क्रम का सिद्धांत। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भाषा के सभी कौशलों में निपुण करना चाहिए, जैसे कि वाचन कौशल, श्रवण कौशल, पठन और लेखन कौशल। इन सभी कौशलों का समुचित ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर सीटेट टेट में पूछा जाता है। सभी कौशलों को सिखाने का क्रम सही होना चाहिए। इस क्रम से लिखकर सीखना या सिखाना, इस क्रम में लिखकर सिखाना चाहिए। इस प्रकार पहले श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, इसका ये क्रम निश्चित होना चाहिए, तभी बालक को सीखने में आसानी होगी। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले श्रवण होगा, पहले बच्चा सुनेगा, फिर उसको बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लेखन कार्य होना चाहिए। अगला हमारा 7वां नंबर का है अनुकरण का सिद्धांत, अर्थात देख के सीखना। बच्चे अनुकरण द्वारा जल्दी सीख जाते हैं। अक्सर देखा होगा, बच्चे छोटे होते हैं और खेला करते हैं, कोई बच्चा गाली दे देता है तो वो तुरंत उस चीज़ को सीख लेते हैं। और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अच्छी बातें भी सीखते हैं
बच्चे अपने शिक्षक के बोलने और लिखने, स्वर एवं गति आदि का अनुकरण करके वैसे ही सीखने का प्रयत्न करते हैं। जैसे क्लास में कोई मैडम पोयम सुनाती रहती हैं तो बच्चे उसको बड़े मज़े से सुनते रहते हैं और बहुत जल्दी याद भी कर लेते हैं उसको। अतः शिक्षकों को स्वयं अपनी उच्चारण, बोलने की गति, लेखन शुद्ध तथा स्वच्छ रखना चाहिए। अगला सिद्धांत है मैं शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। इसके अंतर्गत भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र हैं। शिक्षक को भाषा शिक्षण के दौरान इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। इससे छात्रों को सीखने में आसानी होती है एवं शिक्षण अधिक प्रभावशील होता है। कुछ सूत्र हैं इन्हीं से संबंधित, इसी सिद्धांत से संबंधित। तो पहला सूत्र क्या है? सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, आगमन से निगमन की ओर, और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये कुछ सूत्र हैं। अगला सिद्धांत आता है हमारा बाल केंद्रितता का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के समय एक शिक्षक को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बालक शिक्षण का केंद्र होना चाहिए। इसमें 3 लोगों की भागीदारी होती है, शिक्षक की, बालक की और किताबों की। और बालक की क्षमता रूप एवं स्तर आदि का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों ये था वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये पार्ट 1 था। अगले पार्ट में हम बात करेंगे बुद्धि के बारे में, विस्तार से जानेंगे क्या है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू। अगर पीडीएफ चाहिए हो तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।